नमस्कार, खबर फास्ट पर आपका डॉक्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। महिलाओं का स्वास्थ्य मानव सभ्यता और स्वास्थ्य प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि महिलाएं मानव समाज का लगभग आधा हिस्सा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की कुल आबादी का 50% हिस्सा है महिलाएं, और दुनिया की आबादी का आधा हिस्सा होने के बाद और विकास में अहम योगदान देने के बावजूद भी महिलाओं को उस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे को बेहतर तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका अच्छा स्वास्थ्य भविष्य की पीढ़ी निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। और आज आपका डॉक्टर में हम महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनी जिंदल से बातचीत करेंगे। और आपको भी याद दिला दें कि आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन करके आप डॉक्टर रजनी जिंदल से अपनी परेशानी का समाधान ले सकते हैं। फोन कर अगर आपको भी कोई समस्या है तो उसका हल आप डॉक्टर से जान सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे अगले आधे घंटे, और इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे, और इस दौरान डॉक्टर से हम महिलाओं से जुड़ी खास तौर पर कई सारी जो परेशानियां हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। और आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी फ़ोन करके हमारे साथ इस हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर रजनी जिंदल जुड़ गई हैं। रजनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। धन्यवाद जी, प्रोग्राम की शुरुआत करें और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि हम आप ही से जानना चाहेंगे, महिलाओं में जो आम कॉमन दिक्कतें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं उनकी हेल्थ से जुड़ी, वो क्या होती हैं और उनसे महिलाएं कैसे बच सकती हैं? महिलाओं में अक्सर कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स मैं कहूँगी महिलाओं में होती हैं, जो कि माहवारी से रिलेटेड होती हैं। जी अब छोटी बच्चों को देखें तो कई बार माहवारी अनियमित होती है। अक्सर कॉमन प्रॉब्लम है अनियमित माहवारी होना, या टाइम से बहुत पहले माहवारी शुरू हो जाना, जी या फिर शुरू नहीं होना। जी 15-16 साल तक भी 15-16 साल की उम्र तक भी माहवारी का नहीं शुरू होना। और दूसरी एक बहुत कॉमन समस्या होती है माहवारी का बहुत ज्यादा आना जी और पेट दर्द होना, माहवारी के टाइम बहुत ज्यादा शरीर में दर्द होना, जो कि आम टैबलेट वगैरह से कंट्रोल नहीं होता। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं छोटे बच्चियों में। जी फिर हम देखें कि किशोरावस्था में या शादी के बाद शादीशुदा महिलाओं में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, संक्रमण की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। जी फिर अनीमिया की प्रॉब्लम, माहवारी ज्यादा आने की वजह से वीकनेस, अनीमिया, हीमोग्लोबिन का कम होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जी फिर कमजोर स्थिति में कई बार प्रेगनेंसी हो जाना, उसके बाद बच्चे का ठीक से विकास नहीं होना, कमजोर रह जाना, मदर को प्रॉब्लम्स आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना प्रेगनेंसी में, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल जो हम देख रहे हैं कि कई बार गर्भ धारण नहीं कर पाना, ये भी एक आम समस्या बनती जा रही है। बहुत सारी महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती, संक्रमण लगा लो या पॉलीसिस्टिक ओवरीज लगा लो, या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से वेट, ओबेसिटी, वजन का ज्यादा होना, या फिर हस्बैंड में प्रॉब्लम होना, तो ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जी फिर बच्चेदानी की रसौलियां, अंडेदानी की रसौलियां, ट्यूबरकुलोसिस, और 45-50 साल की उम्र में आकर माहवारी फिर से अनियमित हो जाना, ज्यादा ब्लीडिंग होना, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। फिर माहवारी खत्म होने के बाद, जैसे 50 साल की उम्र के बाद, जैसे लेडीज को, औरत को महीना बंद हो गया, 1 साल नहीं आया, फिर उसके बाद महीने का दोबारा शुरू हो जाना इर्रेगुलर, जिसको जी रजनी जी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और भी हम जानेंगे कि क्या क्या वो कॉमन बीमारियां। लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनको ले लेते हैं। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा से। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, मैं जी सिरसा हरियाणा से रवि सेठी बोल रहा हूँ जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैडम को 3 महीने हुए हैं, तो टेस्ट करवाया, उनके ब्रेस्ट में थोड़ा पेन हुआ था। हाँ जी।
तो उसमें डॉक्टर साहब ने कैंसर बता दिया 4th स्टेज। 4th स्टेज? हाँ जी 4th। ओके। तो कीमो चल रही है हिसार से, तो उसके अच्छा। लिए कुछ, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं मतलब मतलब क्या स्थिति, मतलब कीमो ठीक, कई कहते हैं ना ब्रेस्ट को मतलब निकाल देते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है, आप कह रहे हैं कि स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है। तो स्टेज 4 का मतलब है कि कैंसर ब्रेस्ट से बाहर लिवर, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, लंग्स में, बॉडी में फैला हुआ है। तो अगर ब्रेस्ट को निकाल भी देंगे तो कैंसर निकलेगा नहीं। अच्छा। तो ऐसे में कीमोथेरेपी करी जाती है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी से ठीक नहीं हो सकता हो। वैसे आप इसके लिए कैंसर स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, वही आपको ज्यादा बेहतर राय देंगे, बट स्टेज 4 में सर्जरी का फायदा नहीं है। ठीक है मैम। जी शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर यहाँ पर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, फरीदाबाद से अंजलि हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि जी पूछिए अपना सवाल। अंजलि जी बोलिए। अंजलि जी पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी अंजलि जी अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए, पूछिए अपना सवाल। बोलिए अंजलि। हाँ मैम। हेलो अंजलि जी बोलिए, जी क्या पूछना चाहते हैं आप? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर यहाँ पर हम जिस तरीके से आप हमें कॉमन बीमारियां बता रही थी, तो अब हम एक एक करके उन्हीं के बारे में विस्तार से हम जानेंगे कि आखिर उनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर कॉमन बीमारियों को महिलाएं समझ पाए तो खुद ही अपने लेवल पर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, उससे पहले ही वो प्रिकॉशन ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि हर किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप बात कर रही थी, हम मेंसेस की अगर हम बात करें जो कि रेगुलर नहीं होती हैं, तो इसको लेकर इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। और यहाँ पर एक सवाल ये भी कई बार जो महिलाओं को दिक्कत होती है ये कि समय किसी का पहले 2-3 दिन का होता है, फिर बाद में वो बढ़ जाता है, तो या ये भी कोई प्रॉब्लम है, इससे भी बचा जा सकता है? बिल्कुल जी सबसे पहले तो सही मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जी ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन है वो 3 to 5 डेज होना चाहिए, और जो ब्लीडिंग का साइकिल लेंथ है वो 28 रजनी जी दिन रोकना से। चाहूंगी आपको, यहाँ पर आपको एक दर्शक अंजलि दोबारा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि जी बोलिए। हेलो मैम, मुझे ना वाइट डिस्चार्ज के बारे में पूछना था। अच्छा जी पूछिए, क्या आप मैरिड हैं? अंजलि जी आप क्या मैरिड हैं? जी जी हाँ, अगर आप मैरिड हैं और आपको वाइट डिस्चार्ज है, अगर उसमें फाउल स्मेलिंग भी है, अगर बदबूदार भी है, तो आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में आपको चेक करवाना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जी अगर बदबूदार नहीं है, थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल भी होता है, तो घबराने सुनो, वहीं तो यहाँ नहीं आवाज आ रही, भी बताइए। जी शुक्रिया अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार दर्शक हमसे फ़ोन कर रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अंजलि जी मैं चाहूँगी कि आप जो जानकारी दे रही थी मेंसेस को लेकर, मैं चाहूँगी कि आप उसको दर्शकों को बताएं। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जो नॉर्मल साइकिल लेंथ होती है वो 28 to 35 डेज हो सकती है। कई लोगों में ऐसी धारणा होती है कि 30 दिन पे ही आना चाहिए, और उन्हें लगता है 4-5 दिन हमें पहले आ जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और 4-5 दिन लेट होना भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट कई लोगों को माहवारी आती ही नहीं है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने नहीं आती, और कई बार दवाई लेने से ही आती है। जी तो ऐसे केसेस में अल्ट्रासाउंड करके अंडेदानी का चेक किया जाता है कि अंडेदानी में कहीं पॉलीसिस्टिक ओवरी तो नहीं है, या फिर अंडेदानी का साइज बहुत छोटा तो नहीं है, ये चीजें चेक करी जाती है। जी तो यहाँ और पर थायराइड की प्रॉब्लम्स भी कॉमन होती हैं, तो ऐसे में हम थायराइड का भी टेस्ट करवाते हैं। जी तो यहाँ पर जो पीरियड डिसबैलेंस होते हैं, इसके आखिर कारण क्या होते हैं?
इसके कारण थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है और बॉडी वेट ज्यादा होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जी वजन वजन ज्यादा होना और वजन बहुत ज्यादा कमजोर होना। जी। और इसके अलावा जो हमारा डाइट प्लान होता है, क्या उससे भी इस पर असर पड़ता है? सॉरी, आप दोबारा पूछेंगे जो क्वेश्चन? डाइट हम ले रहे हैं उससे भी क्या इस पर असर पड़ता है, और इसको सुधारने के लिए क्या हमें अपने डाइट प्लान को चेंज करना चाहिए? अगर चेंज करना होता है तो फिर हमें उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए? यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जैसे इसको थोड़ा जी, मैं सा चाहूँगी, ठीक करें। अपनी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस टेक्निकल जो प्रॉब्लम है इसको दूर किया जाए, उसके बाद हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो यहाँ पर हम महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर लगातार डॉक्टर से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर वो समस्याएं कौन सी हैं जो कि कॉमन होती हैं महिलाओं में। और हालांकि अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं इन समस्याओं को लेकर हिचकिचाती हैं, खुलकर बात नहीं करती हैं। तो डॉक्टर से आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। लगातार नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप भी आपका डॉक्टर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक जो भी जानकारी डॉक्टर ने हमें दी है उसके तहत किस तरीके से हम पीरियड डिसबैलेंस को ठीक कर सकते हैं उसमें और हम आगे जानकारी डॉक्टर से हासिल करेंगे। और जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी डॉक्टर ने आपको बताई हैं। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम्स अपने अंदर दिखती हैं तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। खास तौर पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको तो अपना खास ख्याल रखना होता है, बिना डॉक्टर की सलाह के वो कोई भी दवाई ना लें। और किस तरीके से यहाँ पर और जो हैं महिलाएं अपनी समस्याओं को दूर कर सकती हैं उसके बारे में हम और विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे कि एक्सरसाइज करना हालांकि किसी भी बीमारी से छुटकारा पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन वो हर किसी को सूट नहीं करता। किसी की तबीयत ज़्यादा खराब है तो उसके लिए डॉक्टर हमेशा मना करते हैं। तो उस पर भी हम डॉक्टर से पूछेंगे और ये जानेंगे कि जिन महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत होती है क्या वो भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो ये तमाम सवाल हैं, कई और सवाल जो हैं जो कि शायद आपके जहन में भी होंगे, उनको हम पूछेंगे डॉक्टर से, जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आप भी उस परेशानी से जूझ रही हैं तो आप भी उसके लिए फ़ोन कर सकती हैं। आपका डॉक्टर में लगातार हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और एक बार फिर से डॉक्टर का रुख कर लेते हैं। रजनी जी, यहाँ पर मैं चाहूँगी कि जिस सवाल मैंने आपसे पूछा था कि क्या हमारा डाइट प्लान इस डिसबैलेंस मेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, अगर है तो फिर हमें क्या डाइट प्लान अपनाना चाहिए? हमें ऐसा डाइट प्लान अपनाना चाहिए जिसमें हमारे शरीर को सारे जो जरूरी तत्व हैं वो मिलें। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, सारे मिनरल्स, विटामिन। जी तो और टोटल कैलोरीज भी हमें अपने बॉडी वेट के हिसाब से और हम क्या काम करते हैं उसके हिसाब से लेनी चाहिए। कोई जी। बहुत ज्यादा हैवी फिजिकल वर्क करता है तो उसको 2500 कैलोरीज पर डे भी चाहिए, और जी कोई सिटिंग जॉब है, ऑफिस जॉब है, तो उसको 2000 कैलोरीज लेनी चाहिए। तो ये सारा हमें बैलेंस करके चलना चाहिए ताकि हमारा वजन भी नहीं बढ़े और हमें सारे पौष्टिक तत्व भी हमारी डाइट में। जी। और यहाँ पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि किसी किसी को ये होता है कि इस दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसके क्या कारण रहते हैं? क्योंकि आजकल ये देखने को मिल रहा है कि यूट्रस में जो है गांठों की समस्या बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, और ये भी एक वजह है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी, बिल्कुल। बच्चेदानी में जो गांठें होती हैं, फाइब्रॉइड कहते हैं उनको। जी तो जो फाइब्रॉइड बच्चेदानी की सेंटर की लेयर के आसपास होते हैं, ये उनका साइज बड़ा होता है जिससे बच्चेदानी अंदर से बड़ी हो जाती है, उनके कारण ब्लीडिंग ज्यादा होती है। फाइब्रॉइड के अलावा कई बार जो बच्चेदानी की सेंटर की लेयर होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जिसकी नॉर्मली जिसकी 10 से 12 mm रहती है, अगर वो ज्यादा मोटी हो जाए, किसी की 16, 18, 20 mm ऐसे मोटी होने लगे, तो जिसमें ईस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा मोटी होती है, तो उसमें भी ब्लीडिंग ज्यादा होती है। जी। तो इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए फाइब्रॉइड से हम बच नहीं सकते। ये तो कुछ जैसे मौके स्किन पे होते हैं, जैसे मोल्स हो जाते हैं स्किन पे, ऐसे फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। बट अगर बच्चेदानी की रसौली ऐसी जगह पे है जिससे ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो उसको ऑपरेशन से निकाला जा सकता है। जी रसौली को निकाला जा सकता है, बच्चेदानी को बचाया जा सकता है। जी।
यहाँ पर हम महिलाओं में हम अक्सर देखते हैं कि हार्मोनल चेंज की वजह से काफ़ी सारी परेशानियाँ होती हैं, कई सारी समस्याएं होती हैं। तो क्या हार्मोनल चेंज से बचा जा सकता है? किस हद तक बचा जा सकता है? अगर हमारा बॉडी का फैट जो है, जो हमारे जी। बॉडी में फैट है, उसका प्रोपोर्शन नॉर्मल होना चाहिए। अगर हमें ओबेसिटी है, बॉडी फैट हमारा ज्यादा है, तो हमारे बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हमारा बढ़ जाता है। तो अगर हम एक नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई हम अपना नॉर्मल मेंटेन करके रखते हैं, तो हम काफी हद तक हार्मोनल इम्बैलेंस से बच सकते हैं। जी। यहाँ पर और भी कई सारे सवाल हैं महिलाओं की समस्या से जुड़े। जिस तरीके से आप बता रही थी कि इन्फेक्शन की भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम महिलाओं में अक्सर देखने को मिलती है, तो ये होता क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है? हम चाहेंगे कि आप ये दर्शकों को बताएं। देखिए, इन्फेक्शन छोटी बच्चियों में तो अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन अच्छी नहीं हो, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो संक्रमण हो सकता है। शादीशुदा महिलाओं में आपस में एक दूसरे से संक्रमण हो सकता है, तो हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। वही दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ही फीमेल्स में, शादीशुदा फीमेल्स में क्रॉस इन्फेक्शन, हस्बैंड से वाइफ को, वाइफ से हस्बैंड को, वो होने के चांसेस होते हैं। तो इन सबको हम हाइजीन प्रॉपर रखने से ठीक कर सकते हैं। प्लस जब हमें एक पार्टनर को इन्फेक्शन है, तो उसको अपना इन्फेक्शन ट्रीट करना चाहिए, और जब तक उसका नहीं पूरी तरह ठीक हो जाता है, उनके आपस में संबंध नहीं होने चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखने से इन्फेक्शन कम हो जाता है, साफ सफाई का ध्यान रखने से। जी। और महिलाओं में अक्सर हम देखते हैं कि अनेमिक होती हैं महिलाएं, खासतौर पर डिलीवरी के टाइम पे। तो इसको किस तरीके से अनेमिक ना हुए महिलाएं, ये इस पर कैसे खास ध्यान दे सकती हैं? और साथ ही साथ इसके लिए क्या शुरू से ही कोई ऐसी दवाइयां हैं जो सेफ भी हैं, महिलाएं खा भी सकें और उनके जो खून की कमी है उनके अंदर वो पूरी हो जाए? बिल्कुल। जिन महिलाओं को माहवारी ज्यादा नहीं आती है, जो अच्छी डाइट लेती हैं, तो हम डाइट से भी अपना आयरन पूरा कर सकते हैं। जैसे हम पालक, जो आयरन रिच फूड्स हैं, एप्पल है, बैंगन, केला, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई। फिर हम लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना सकते हैं, जिससे कि आयरन नेचुरली उसमें ऐड हो जाता है हमारे फूड में। पर जिन लोगों को माहवारी ज्यादा आती है, ब्लड लॉस ज्यादा होता है, किसी भी तरीके से जिनको ब्लड लॉस ज्यादा होता है, उनको तो आयरन के कैप्सूल, आयरन सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। और प्रेगनेंसी में तो हर महिला को आयरन सप्लीमेंटेशन, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, ताकि उनका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, क्या उनको पूरे 9 मंथ्स ही ये दवाइयाँ लेनी चाहिए, या शुरुआती 3 मंथ्स में अक्सर हम देते हैं कि डॉक्टर्स देते हैं, उसके बाद डिलीवरी के बाद भी सजेस्ट करते हैं कि वो आगे भी इन दवाइयों को कंटिन्यू रखें? बिल्कुल। प्रेगनेंसी के 3 महीने ये प्रेगनेंसी आयरन नहीं दिया जाता। पहले 3 महीने नहीं देते, क्योंकि वो बॉडी टॉलरेट नहीं करती। चौथे महीने से लेकर डिलीवरी के 6 महीने तक आयरन गर्भवती महिला को लेना चाहिए। जी। डिलीवरी के बाद भी लेना चाहिए 6 महीने, ताकि जो उसके बॉडी में आयरन के स्टोर्स हैं वो बने रहें। जी। क्या जो अनमैरिड लड़कियां हैं और जो 15 टू 20 ईयर्स की एज में होती हैं, 10 टू 20 ईयर्स की एज में होती है, क्या वो भी ये ले सकती हैं दवाइयाँ? बिल्कुल ले सकते हैं, अगर उनका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम है। हमें जी। पहले अपना हीमोग्लोबिन चेक करना चाहिए। अगर 12 ग्राम से कम होता है तो बिल्कुल ले सकते हैं। जी। और दवाइयों के अलावा अगर हम अपने खाने पीने की चीज़ों से इसे बढ़ाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा? हाँ जी, वो तो एक लाइफस्टाइल चेंज होता है। जैसे हम चीनी की जगह गुड़ यूज करें, जी। और हम नेचुरल फूड लें, तो ये और होल ग्रेन हम यूज करें, जैसे मैदा और छना हुआ आटा। उससे अच्छा होता है कि पूरा ग्रेन हम यूज करें, उसका छिलका भी हम कंज्यूम करें, तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमारी डाइट से। प्लस हमारी डाइट बैलेंस्ड हो, उसमें डिफरेंट टाइप के ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट, हर चीज इंक्लूड होनी चाहिए। जी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं से जुड़ी समस्याओं की। तो महिलाओं से जुड़ी और भी समस्याएं जिस तरीके से आप बता रही थी, इन्फेक्शन की हमने बात कर ली, मेंसेस की हमने बात कर ली। यहाँ पर अगर हम बात करें कंसीव ना कर पाना, ये भी एक महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या होती है। और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लोग नहीं कंसीव कर पाते हैं, वो IVF एक यहाँ पर टेक्निक आई है जिसका इस्तेमाल अब लोग करने लगे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं और किस तरीके से इसका इस्तेमाल सही और सेफ है। हाँ जी,
तो आईवीएफ आजकल काफी प्रचलित है, क्योंकि मैं आपको ये बताती हूँ कि महिलाओं में गर्भधारण की समस्या आती क्यों है। जी तो मुख्य कारण अगर संक्रमण देखें तो कई बार संक्रमण की वजह से ट्यूब्स ब्लॉकेज हो जाती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स दोनों ब्लॉक हो जाती हैं, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। दूसरा बहुत जो कारण है वो है अंडेदानी में अंडे का विकास ठीक से नहीं होना। अंडेदानी से अंडा टाइम से रिलीज नहीं होना, उनका विकास ठीक से नहीं होना, तो वो भी एक बहुत कॉमन समस्या है। कई लोगों को बहुत उम्र टाइम से पहले ही अंडेदानी में अंडे खत्म हो जाते हैं, जिसको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। जी या फिर एक पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें अंडेदानी में अंडे खूब सारे होते हैं लेकिन वो ठीक तरह से मेच्योर नहीं होते, मेच्योर होके अंडेदानी से बाहर नहीं निकलते। और तीसरा कारण होता है बच्चेदानी का इन्फेक्शन, बच्चेदानी में संक्रमण होना, बच्चेदानी की लाइनिंग सही नहीं होना, जो जिसमें बच्चा पनप नहीं पाता, तो वो इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। कई बार लाइनिंग बहुत मोटी होती है इसलिए नहीं होता, कई बार लाइनिंग बहुत थिन होती है इसलिए प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। तो जो आईवीएफ टेक्निक है उसमें क्या किया जाता है, उसमें पहले हार्मोन्स देकर एग बनाए जाते हैं, अंडा अच्छे मतलब अंडे को मेच्योर किया जाता है, विकास किया जाता है अंडे का विद इंजेक्शन, जो कि 10-12 दिन या 14 दिन चलते हैं। उसके बाद अंडेदानी में से अंडों को बाहर निकाल लिया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में एक नीडल की सहायता से एक सुई डाली जाती है अंडेदानी में, जिससे सारा पानी निकाल लिया जाता है और इस पानी के अंदर से अंडे निकाल लिए जाते हैं। फिर कपल का, हस्बैंड का सीमन लिया जाता है, उसमें से स्पर्म, सीमन को वॉश करके उसमें से स्पर्म निकाल लिए जाते हैं। फिर एग्स और स्पर्म्स को दोनों को लैब में बाहर फर्टिलाइज किया जाता है, कल्चर किया जाता है, ग्रो किया जाता है, जिससे भ्रूण तैयार किए जाते हैं। भ्रूण तैयार करके भ्रूण को बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफर। रश्मि जी यहाँ रोकना चाहूंगी, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच एक दर्शक मथुरा से आशा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। आशा जी रखिए अपना सवाल। मैडम नमस्ते। मैडम मुझे बहुत दिन से जुकाम हो रहा है, कोई 2 साल से हो गई, खूब दवा खा ली मैंने, आयुर्वेद भी और डॉक्टर की भी इंग्लिश दवा, मगर कोई फायदा नहीं है सर मैडम। तो देखो जुकाम तो मेरा विषय नहीं है, पर आपको इतना लंबा जुकाम है तो आपको ईएनटी के डॉक्टर को जरूर चेक कराना चाहिए। कई बार साइनोसाइटिस होता है, कई बार सिर्फ नोज की नहीं, उसके साथ में जो साइनसेस होते हैं उसकी प्रॉब्लम होती है, जो इतना लंबा आपका जुकाम ठीक नहीं हो रहा, तो आप एक ईयर नोज थ्रोट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको जरूर दिखाइए। शुक्रिया आशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर हम बात कर रहे हैं, तो हम दर्शकों से अपील करते हैं कि अगर महिलाओं से जुड़ी उनकी कुछ समस्याएं हैं तो वो फ़ोन करके डॉक्टर से जुड़ सकती हैं, समाधान पूछ सकती हैं और आगे के लिए सलाह ले सकती हैं कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। मैं चाहूँगी कि रश्मि जी आप अपनी बात को पूरा कीजिए। हाँ जी, मैं आपको आईवीएफ के बारे में बता रही थी जी। तो मैं कह रही थी कि भ्रूण तैयार करे जाते हैं आईवीएफ लेबोरेटरी में, एम्ब्रियोलॉजी लैब होती है, वहाँ पे भ्रूण तैयार करके फिर भ्रूण को बच्चेदानी में डाला जाता है। तो जिन कपल्स में, जिन लेडीज में, औरतों में ट्यूबें बंद की प्रॉब्लम है या फिर अंडेदानी की प्रॉब्लम है, अंडा बनने की, का विकास होने की, या फिर अंडा बिल्कुल नहीं बनता, ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो इसमें सॉल्व हो जाती है कि हमने अंडा अंडेदानी से निकाला, हमने ट्यूब को बाईपास कर दिया और बच्चा बनाकर हमने एम्ब्रियो तैयार करके बच्चेदानी में डाल दिया। फिर इसमें जो एक्स्ट्रा भ्रूण बन जाते हैं, इसमें अक्सर मल्टीपल एग बनते हैं, मल्टीपल भ्रूण बनते हैं, तो जो एक्स्ट्रा भ्रूण बनते हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है फ्यूचर यूज के लिए, क्योंकि आईवीएफ में 100% कामयाबी नहीं मिलती सबको, सब लोग पहली बार में नहीं कामयाब हो पाते, कुछ लोग फर्स्ट टाइम में पॉजिटिव आ जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत से लोग फर्स्ट टाइम में नेगेटिव आ जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर भ्रूण जमा करे हुए पड़े हैं तो हर बार अंडा नहीं लेना पड़ता, फिर अगली बार हम इंजेक्शन नहीं लगाते, अंडा फिर से नहीं निकालते, कल्चर फिर से नहीं करते, हम सिर्फ बच्चेदानी को मेडिसिन से तैयार करके उसको भ्रूण को फ्रीजर में से निकालते हैं और बच्चेदानी में ट्रांसफर करते हैं। तो ये मरीज के लिए बहुत आसान भी होता है, उसकी तकलीफ भी कम हो जाती है, उसका खर्चा भी कम हो जाता है। इसको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। जी डॉक्टर, यहाँ पर एक दर्शक गीता लुधियाना से हमारे साथ जुड़ी है, उनको भी हम ले लेते हैं प्रोग्राम में। गीता जी रखिए अपना सवाल।
लगता है हमारा संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमने करने की कोशिश यहाँ पर की है इस कार्यक्रम के जरिए। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए डॉक्टर, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।